जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम में। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 5वां प्रैक्टिस सेशन का वीडियो है, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत का भी एक दो वीडियो और आएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा इसमें है, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन हाँ जितना क्वेश्चन है सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मजबूती के साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना वीडियो जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल दिया है, सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया? जैसे देखिए, आजकल आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत सरकार द्वारा जो कागज का नोट जारी किया जाता है, तो उस पे 10 रुपए का लिखा होता है, 20 रुपए का लिखा होता है, 50 रुपए का लिखा होता है, लेकिन होता तो सब कागज ही है ना। लेकिन जो एथोराइज्ड होता है, जो प्रमाणित होता है, वो लिखा नहीं जाता कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने की का वचन देता हूं, ऐसा लिखा रहता है ना। फिर नीचे गवर्नर की क्या होती है, साइन होती है। तो इसमें क्या हमें पता चलता है, एक सांकेतिक है कि 50 रुपए का नोट है, इसमें 50 रुपए की इसकी हैसियत है। क्लियर है ना? तो इस प्रकार की मुद्रा का चलन किसने करवाया था, यही पूछा सवाल में, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, तो क्या हुआ कि यह दौर था मोहम्मद बिन तुगलक का। अगर मैं एमबीटी लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक की। तुगलक वंश का दूसरा शासक था, जो 1325 से लेकर के 1351 तक राज किया। 1325 से लेकर के 1351 तक क्या किया था, राज किया था। ठीक है ना दोस्तों? इसे किस नाम से जाना जाता है वो भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत ही पढ़ा लिखा था, लेकिन फिर भी दूरदर्शिता के कारण जो इसके सारे अभियान होते थे वो फेल हो जाते थे, सारे उद्देश्य इसके चौपट हो जाते थे। तो इसे लोग क्या कहते थे, ये बुद्धिमान मूर्ख शासक है। बुद्धिमान तो है लेकिन मूर्ख है, ऐसा लोग कहते थे। ठीक है ना? कई लोगों ने इसको उपाधि दी थी कि यह बहुत ही रक्त पिपासु शासक है, पागल शासक है। इस प्रकार से कई उपाधियां इसको मिली हैं कि यह रक्त पिपासु पागल सुल्तान कौन है, मूर्ख सुल्तान कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351। ठीक है ना? इसी ने ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने करवाया क्या, पहली बार नोटबंदी करवाया। समझ लीजिए कि पहली बार जिस प्रकार नोटबंदी अपने यहाँ हुई थी, उसी प्रकार से नोटबंदी कराने का काम किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कैसे? इसमें सोना जो था उस टाइम, सोना वाला जो प्रचलन में चल रहा था, उस सबको बंद करवाया। कहा कि ये सोना जैसा चीज कुछ नहीं चलेगा। इसने तांबे को और चांदी को ही चलवा दिया और कहा कि ये सोना होना बंद कर दीजिए, अब केवल चांदी और सोना, चांदी और तांबा चलेगा, जिससे वो पहचान दी जाएगी, हाँ अब यही जो है हमारी सांकेतिक मुद्रा है। क्लियर है दोस्तों? इसने बंद करवा दिया सब कुछ, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सांकेतिक मुद्रा चलाने का काम सर्वप्रथम किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको क्या कहा जाता है, पागल रक्त पिपासु, रक्त पिपासु सुल्तान। इसको पागल रक्त पिपासु सुल्तान कहा जाता है। और ये बहुत ही दूरदर्शिता रखता था, इसलिए इसे स्वप्नशील भी कहा जाता है। स्वप्नशील, ये दूर का सोचता था, सपना देखता था, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो इसकी 3 उपाधियां क्या लोग इसे कहते थे कि यह पागल है, रक्त पिपासु है, जनता का खून पीने वाला है, और स्वप्नशील है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी राजधानी, मैंने आपको बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कहां ट्रांसफर की, दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद, जनता उसमें परेशान हुई, पुनः दौलताबाद से दिल्ली लेकर चला है। ये दिक्कत थी इसकी। कर को वृद्धि कर दिया, तो दोआब क्षेत्र होते थे, नदियों के बीच का क्षेत्र, वहां पे कर को बढ़ा दिया इसने अचानक से जनता के बीच। ठीक है ना? और क्या किया, देखिए नोटबंदी कर दी, सांकेतिक मुद्रा चलवा दिया, ये भी जनता के लिए बड़ी दिक्कत हो गई। तो सब मिला जुला के इसको क्या बोला जाने लगा, पागल रक्त पिपासु और स्वप्नशील, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रहला, यानी इसी का नाम पूरा है किताबुल रहला। किसकी रचना है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में 1333 ईस्वी में, लगभग 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था इसका? इब्न बतूता। ये कहां का यात्री था? मोरक्को। मोरक्को आज अफ्रीका महाद्वीप का एक देश, आप लोग जानते होंगे, जहां की आपकी कौन है, नूरा फतेही, जो डांस नहीं करती हैं, नूरा फतेही जो एक्ट्रेस हैं, जो डांस करती हैं, वही है नूरा फतेही। कहां से? मोरक्को से। और वहीं से कौन था? इब्न बतूता, जो 1333 ईस्वी में कहां आया था? भारत आया था। किसके दरबार में आया था पूछा जाता है? मोहम्मद बिन
तुगलक के, और इसने ही भारत के इतिहास को, इसके इतिहास को कहाँ लिखा था? रहला, जिसको किताबुल रहला के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है? इब्न बतूता की। क्लियर है? इब्न बतूता को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में भारत का राजदूत बना के भेजा, चीन में राजदूत बना दिया। ठीक है ना, चीन में इसको क्या नियुक्त कर दिया था? भारत का राजदूत। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा, दिया है लूट पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद एक और शासक बनता है जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। FST, मैं अगर FST लिखूंगा तो फिरोज शाह तुगलक, MBT लिखूंगा तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, तो फिरोज शाह तुगलक ने सारे, उस टाइम जो दिल्ली सल्तनत में लगभग 24 प्रकार के कर लगाए जाते थे, सारे कर को बंद करके एक हिसाब से GST लागू कर दिया। ठीक है ना, एक हिसाब से क्या लागू कर दिया इसने? GST का मतलब 24 कर को बंद करके इसने केवल 4 करों को रखा। वो 4 कर का नाम आप लिख लीजिए, बहुत पूछा जाता है। एक था खम्स, एक था खराज, एक था जजिया और एक था जकात। तो 4 प्रकार के इसने कर लगाए। कितने प्रकार के कर लगाए इसने? 4 प्रकार के टैक्स लगाए, 24 कर को इसने बंद कर दिया। आप सब कुछ लिखते जाइएगा दोस्तों, जितना मैं बोल रहा हूं सब लिखते जाइएगा, क्योंकि सब चीजें इस बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, खम्स, खराज, जजिया और जकात, 4 प्रकार के कर किसने लगवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अब जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही नोट करिएगा। खम्स ऐसा कर होता था जो लूट पे लिया जाता था, तो लूट पे लगाया जाने वाला कर कौन सा था? खम्स। जो सैनिक आक्रमण करते थे दूसरे साम्राज्य पे, तो वहां से जो लूट का माल प्राप्त करते थे, तो उस पे लगाया जाने वाला टैक्स क्या होता था? खम्स। और यह लूट का लगभग कितना % लगाया जाता था? अगर आपसे दोस्तों पूछता है तो बताइएगा 1/4 भाग। 1/4 भाग पूरे लूट का लगाया जाता था। क्लियर है दोस्तों? 1/4 भाग। खराज क्या होता था? तो लूट का कर क्या हो गया? खम्स। याद रहेगा दोस्तों? ठीक है, 1/4 भाग लगता था। ये FST के मतलब फिरोज शाह तुगलक के शासन में लगता था। ठीक है ना। खराज का यह एक प्रकार का कृषि कर होता था, जैसे आजकल में लगान नहीं देते कृषि पर, तो उस प्रकार कृषि कर था जिसका नाम था खराज कर, या खराज इसको कहा जाता था। ये कृषि कर होता था। ये कैसा कर होता था? कृषि। और यह उपज का लगभग 1/3 से लेकर 1/5 भाग तक लगाया जाता था। जितना उपज किसानों का होता था उसका 1/3 या 1/5 तक लगा दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, कृषि कर था। जजिया आप लोगों ने सुना होगा, यह एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। यह एक प्रकार का कैसा कर होता था? धार्मिक, तीर्थ यात्रा कर भी इसे कहते थे। और यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिम से, गैर मुस्लिम से। ठीक है दोस्तों, जजिया धार्मिक कर होता था, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था। गैर मुसलमान मतलब ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म के कानून का फॉलो नहीं करते थे, इस्लाम धर्म के कानूनों का अनुसरण नहीं करते थे, ऐसे लोगों को गैर मुस्लिम कहा जाता था, और उनसे क्या लिया जाता था? जजिया। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा, जकात का ये क्या होता है? यह मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जो लगभग उनकी आय का 2.5% लगाया जाता था। ये इनके कुरान में ही ये बात लिखी गई है कि जो जकात कर होता है वह प्रत्येक मुस्लिम का फर्ज है कि अपनी कमाई का 2.5% गरीबों को दान दे। जो असहाय लोग हैं उनको 2.5% उसका क्या कर दें? दान कर दें। ये उनके कुरान में लिखा है। 5 शिक्षाओं में एक शिक्षा ये भी है जकात। ठीक है ना। तो 2.5% केवल मुसलमानों को लगाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 4 प्रकार के कर किसके शासन में लगते थे? फिरोज शाह तुगलक। चलिए, अशोक के मेरठ और टोपरा का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है, ये फेवरेट क्वेश्चन है सभी चीजों का। तो पेट में भी ये बनेगा 100%, आप सोचिएगा। जो पेट का एग्जाम होने वाला उसमें भी आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अशोक के मेरठ और टोपरा का अभिलेख दिल्ली कौन लेकर आया था? तो ये भी लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली से कहां लेकर चला, मतलब मेरठ और टोपरा का जो मेरठ आप जानते हो मेरठ में है उत्तर प्रदेश, टोपरा अपने मध्य प्रदेश में है। तो इन दोनों जगहों से अभिलेख, जो अशोक का अभिलेख था वो कहां लेकर चला है? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर चला है। क्लियर है ना। ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जौनपुर को किसने बसाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहली बात तो यह जानिए कि जौनपुर किसके नाम पे बसा है? जौना खान। और जौना खान किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम क्या था? जौना खान।
तो जौना खान के नाम पे यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का ही क्या था? बेटा था। ठीक है ना? फिरोज शाह तुगलक ने अपने पिता मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका नाम था जौना खान, उन्हीं के नाम पे किस शहर की स्थापना की थी? जौनपुर शहर की स्थापना की थी, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा। जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज या पूरब का सिराज। पूरब का सिराज। क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, अगर नहीं आपको साफ दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में बसाया था? जौना खान के। जौना खान किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का। और जौनपुर को ही क्या कहा जाता था? पूरब का सिराज, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। जौनपुर ही नहीं, इसमें फिरोज शाह तुगलक ने कई नगर बसाए। जैसे हरियाणा में हिसार की स्थापना किसने? हिसार जो शहर है उसको भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फतेहपुर की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी नहीं, फतेहपुर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक। फिरोजाबाद किसने बसाया था? फिरोजाबाद ये भी किसने बसाया था? फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद का नाम आपने सुना होगा, चूड़ियों का सिटी जिसे कहा जाता है। चूड़ियां जहां पे बहुत ज्यादा बिकती हैं तो वो फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है दोस्तों? ये सब याद करके रखिएगा, ये सब। ठीक है ना? आइए दोस्तों आगे आते हैं। दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात दोनों एक प्रकार के विभाग होते थे। इन दोनों विभागों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात बनाया। क्या है ये? दीवाने बंदगान में यह करीब करीब 1,80,000 क्या रखा था यहाँ पे गुलाम या दास, क्या लिख सकते हैं? दास। इस विभाग में 1,80,000 दास रखा था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में दासों को रखने वाला शासक कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक। और जिनके लिए एक विभाग भी बना दिया, वो कौन सा विभाग था? दीवाने बंदगान। क्लियर है दोस्तों? दीवाने बंदगान बनाने का काम किसने किया था? 1,80,000 दास थे, दीवाने बंदगान बनाया फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात की भी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और यह होता था वृद्ध महिला या असहाय महिला, इन सब के लिए, असहाय लोगों के लिए ये एक प्रकार का क्या होता था? असहाय महिला के लिए एक योगदान होता था, एक पैसा देने की व्यवस्था होती थी। ठीक है ना? वृद्ध महिला और असहाय महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए एक प्रकार का विभाग होता था जहां से इन्हें दान मिलता था, शादी विवाह और अपने उपचार के काम करते थे। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, फतुहात फिरोजशाही और तारीख फिरोजशाही दो प्रकार की पुस्तकें हैं और दोनों फिरोज शाह तुगलक के बारे में। दोनों किसके बारे में है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। अब फिरोज शाह तुगलक ने जो स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी वो थी फतुहात फिरोजशाही। ये फिरोज शाह ने खुद लिखा था अपनी आत्मकथा, फतुहात फिरोजशाही। जबकि तारीख फिरोजशाही बर्नी ने लिखा था। किसने लिखा था? बर्नी ने लिखा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसने लिखा था? बर्नी ने लिखा था तारीख फिरोजशाही। दोनों फिरोज शाह तुगलक के बारे में है, लेकिन फतुहात फिरोजशाही खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखा और बर्नी ने इसकी जीवनी लिखी थी। ये जीवनी है, ये फिरोज शाह तुगलक की क्या है? जीवनी है। और इसको लिखने का काम किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी इसका पूरा नाम था, जियाउद्दीन बर्नी, जिसने तारीख फिरोजशाही लिखा और फतुहात फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखा। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक आप जानते हैं खिज्र खान था। कौन था? खिज्र खान। और सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है वह चला 1414 से लेकर 1451 तक। ये सैयद वंश की पूरा श्रृंखला चला। लेकिन इसका स्थापना किसने किया था? खिज्र खान ने, जो किसका वंशज माना जाता है? हालांकि वंशज नहीं, ये तैमूर का ही एक क्या था? एक हिसाब से तैमूर का ही ये प्रतिनिधि था। तैमूर का क्या था? ये प्रतिनिधि था। तैमूर लंग, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही क्रूर आक्रमणकारी, बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी का आक्रमणकारी कौन था? तैमूर लंग। और उसी के संरक्षण में खिज्र खान दिल्ली सल्तनत पे अपने राज को बैठाया और नया वंश बना दिया। क्या था? सैयद वंश। और सैयद वंश के लोग शिया धर्म को मानते थे, भी याद रखिएगा।
बाकी अभी जितने धर्म आए हैं आपके वो सुन्नी थे, लेकिन ये लोग किस धर्म को मानते थे? शिया धर्म। मुसलमानों में भी दो धर्म है, एक सुन्नी और एक शिया। तो सैयद के लोग कहाँ के थे? शिया धर्म को मानने वाले। और इससे पहले जो तुगलक, खिलजी और गुलाम के लोग बैठे थे, गुलाम वंश के, वो सभी सुन्नी थे, लेकिन ये कैसे थे? शिया धर्म के थे, सैयद के लोग। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। खिज्र खान ने इसकी क्या की थी? स्थापना। कब से कब चला? 1414 से 1451। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अहमद सर हिंदी किसके दरबार में आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो खिज्र खानी सैयद वंश में ही एक शासक हुआ जिसका नाम था मुबारक शाह। जिसका क्या नाम था? मुबारक शाह। और मुबारक शाह के ही दौरान अहमद सर हिंदी आता है किसके शासनकाल में? मुबारक शाह के शासनकाल में। और अहमद सर हिंदी की एक रचना है जिसका नाम है तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही। तो अहमद सर हिंदी की ही एक रचना है जिसका नाम है तारीख मुबारक शाही, जो किसके बारे में है? मुबारक शाह के बारे में। यह मुबारक शाह किस वंश से रिलेटेड है? सैयद वंश से। और इसी के दरबार में कौन रहते थे? अहमद सर हिंदी। और इन्होंने किसकी रचना की थी? तारीख मुबारक शाही। ठीक है दोस्तों, वेल डन, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंततः लोगों को उससे तथा उसे लोगों से मुक्ति मिल गई, यह कथन किसका है और किसके लिए है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई, यह किस शासक के लिए कहा गया और किसके द्वारा कहा गया? दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था बदायूं। कहने वाला कौन था? बदायूं। और किसके बारे में कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसके बारे में बोला? मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक इतना ज्यादा प्रताड़ित कर चुका था अपनी जनता को, लोग इससे इतना परेशान हो गए कि अंत में जब ये मरा ना, तो लोगों ने कहा, तो बदायूं ने कहा कि अंततः लोगों को उससे, किससे? मोहम्मद बिन तुगलक को, तुगलक से। और मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से क्या मिल गया? मुक्ति मिल गया इसके मरने के बाद। किसने बोला है? बदायूं ने। और बदायूं आपके अकबर के बारे में भी बताने का काम करता है। इसके शासनकाल में नहीं है, लेकिन आगे जब ये आएगा तो इतिहास में अपने लिखेगा किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और क्या लिखेगा कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से क्या मिल गया? मुक्ति मिल गया। किसने बोला? बदायूं ने। किसके बारे में बोला? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको पसंद आया कि नहीं आया? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।